बच्चे लास्ट टाइम हमने फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस के अंदर क्या था? इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना। जिस टाइम पे दो लाइट वेव्स आ रही हैं किसी कोहेरेंट सोर्सेज के पास से या इनकोहेरेंट सोर्सेज के पास से, वो बात की बात है, लेकिन अगर वो आएंगी और सुपर इम्पोज होंगी और वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं बेसिकली, है ना। एंड उनके आपस में इन्वॉल्व होने के फिनोमेना को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन, सिंपल। तो आफ्टर सुपरपोजिशन जो एक नए तरह का वो पैटर्न फॉलो करते हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को हमने समझा था YDSC के थ्रू, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। लास्ट लेक्चर में हमने इसको पूरे को डिस्कस किया था और इसकी स्पेशल कंडीशंस थी। इसी के बेसिस पे लास्ट में हम पहुंचे थे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो फेस है वो फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि दो लाइट वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, कंस्ट्रक्टिव आएगा तो हमारे पास क्रेस्ट पर क्रेस्ट और ट्रफ पर ट्रफ आ रहा था और एक ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मेशन हो रही थी YDSC एक्सपेरिमेंट में। तो इसके अंदर हमारे पास जो फेस डिफरेंस है दैट मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल 2n, इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, और जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए था। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने जब डिस्कस किया था तो हमारे पास आया था कि डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेस डिफरेंस है 2n-1 पाई होना चाहिए, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और जो पाथ डिफरेंस भी रहेगा वो 2n-1 λ/2 रहेगा। ये दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं ये वाली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी दिख जाता है। अब इसी के आगे अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इंटरफेरेंस के बाद, तो देखो आर जो हमारे पास है वो क्या होगा? आर है a² + b² + 2ab cos phi। आर है क्या? आर है जो रिजल्टेंट हमारे पास वेव मिली है, जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के बाद वाली है, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर मुझे ए क्या है? एक वेव का एम्पलीट्यूड, बी क्या है? दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और cos phi क्या आ गया? उन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। क्लियर बात है? तो r = a² + b² + 2ab cos phi। अगर cos phi 1 होता है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना। तो cos phi जब हमारे पास 1 होगा तो ये जो फॉर्मूला बनेगा r = a + b का होल स्क्वायर बन के a + b डायरेक्टली बन जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या बात करें कि दो सोर्सेस है, उनका एम्पलीट्यूड अलग है, तो एम्पलीट्यूड अलग है तो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे, तो r जो आएगा हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करेगा। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी हमारे पास थी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो I max की वैल्यू कितनी निकल गई? a + b का होल स्क्वायर। डन है बच्चे। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव में cos phi की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज -1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा r = a - b का होल स्क्वायर बनेगा, दैट इज r minimum = a - b। सॉर्टेड है ये। If ω1 and ω2 या W1 and W2 are the width of the two slits from which intensities of light I1 and I2 eliminate, then W1/W2, ये क्या है W1 W2? Width of the two slits is equal to ratio of the width of the two slits is equal to the ratio of intensities and is equal to the ratio of the squares of their amplitudes। क्लियर बात है? ये रिलेशन याद रख लेना है, लिख लो साथ के साथ। क्लियर है? अब आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद इंटरफेरेंस। देखो डेरिवेशन इसकी भी नहीं है हमारे एग्जाम में। अगर जो तुम CBSE के ऑफिशियल हैंडल से देखोगे, जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ, उसके अंदर किसी भी इस चैप्टर में कोई भी डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आ रही है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस वाला, और अपने आप में इसका जो फाइनल रिजल्ट है, देखो जो भी इसके अंदर इस चैप्टर में डेरिवेशन है, उन चैप्टर्स इस पूरे चैप्टर की डेरिवेशंस बेशक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट हर किसी का इंपॉर्टेंट है। तो तुम डेरिवेशन करना चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन जो उनका रिजल्ट है, जो उनका मीनिंग है, जो उनके स्पेशल केसेस है, उनको नहीं छोड़ना है, उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अपने पास यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं मतलब कंसेप्ट क्या? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। अब देखो एक बार अगर इंटरफेरेंस के फिनोमेना को हम समझे, इंटरफेरेंस के फिनोमेना में सीधी सी एक चीज थी भाई, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ दूसरी स्लिट है, ठीक है। अब इन स्लिट से दो सोर्सेस से लाइट आ रही है, मान लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन है जिस पर जाके वो लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्क्रीन है जिस पर वो लाइट जाके फॉल करेगी, सीधी बात है। अब एक बात बताओ,
अगर मान लेते हैं इनके बीच का जो मैंने यहाँ डिस्टेंस रखा हुआ है स्मॉल डी रख लेते हैं, ए और बी, और इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ, और ए और बी दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल डी। और इस जहां से ये हमारे पास सोर्स आ रही है, स्लिट्स रखी है, वहां से और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। अब यहां से अगर लाइट आएगी, इसको इमेजिनेशन में लेके आओ बच्चा, दो स्लिट्स है, मैंने यहाँ दो बल्ब रख दिए, दोनों बल्ब से लाइट जाएगी उधर पे, मैक्सिमम लाइट कहां पहुंच रही होगी, बीच में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां से जाने वाली जो लाइट आएगी वो सबसे ज्यादा इंटेंस जो रहने वाली है वो इस पॉइंट पे होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यहां से जो लाइट जा रही है, यहां से जो लाइट जा रही है, बिल्कुल अगर कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर बराबर का डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं निकला, सीधा सीधा सा एन लेम्डा के इक्वल लेके चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये कहूं कि एक रैंडम पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे अब बताओ किस तरीके की फ्रिंज बनेगी, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। हमने जब आईडीएससी पढ़ा तो हमने क्या बात करी थी बच्चे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, बट एक सर्टेन डिस्टेंस के हिसाब से मैं लूं तो यही अब हम इसके अंदर करने वाले हैं। हमने क्या करा, इस सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, भाई इस x डिस्टेंस पर किस तरह की फ्रिंज बनेगी, कैसे आइडिया लगेगा। पहला एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, ये डिस्टेंस है d/2, क्योंकि टोटल अगर इनके बीच का डिस्टेंस d था तो आधा डिस्टेंस d/2 बना, और नीचे वाला भी डिस्टेंस कितना बन गया, d/2। क्लियर है ना। अब एक बात देखो जरा, सिंपल सा ना डेरिवेशन के तरीके को समझना, कुछ है नहीं, सिर्फ पाइथागोरस लगा रहे हैं। अब यहां से जो लाइट जाएगी वो लाइट सीधा कहां जाएगी, पी पॉइंट पे, ये लाइट यहां से गई पी पॉइंट पे, ये हमारा पी पॉइंट है, और इस सोर्स से भी लाइट जाएगी वहां पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, पाथ फॉलोड बाय द लाइट फ्रॉम सोर्स ए वो पी ए है, एंड पाथ फॉलोड बाय या डिस्टेंस फॉलोड बाय द लाइट फ्रॉम द सोर्स बी वो पी बी है। तो इनका पाथ डिफरेंस कितना है, पी ए माइनस पी बी, सीधा सा है कि नहीं। जितना डिस्टेंस यहां से ट्रैवल हुआ है और यहां से ट्रैवल हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, पी बी माइनस पी ए, और ये पाथ डिफरेंस आया कि नहीं। अब अगर वहां ब्राइट फ्रिंज बनानी है तो दो सोर्सेस से आने वाली लाइट का जो पाथ डिफरेंस है वो एन लेम्डा होना चाहिए था कि नहीं। अगर ये एन लेम्डा के इक्वल आ जाता है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और 2n-1 लेम्डा बाय 2 के इक्वल आ जाता है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सीधी कहानी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यही हमने वाईडीएससी में किया था। अब अगर मैं पी और पीबी की वैल्यू निकालूं तो एक बात देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो कैपिटल डी ही रहेगा, ये डिस्टेंस तो कैपिटल डी रहेगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ए पी, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, मान लो ए डैश रख लेते हैं, इसका नाम हम बी डैश रख लेते हैं, ए पी ए डैश, ए पी ए डैश के अंदर ए पी कितना निकलेगा, पाइथागोरस लगेगी सीधा सीधा, है ना। तो ए पी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है पी ए वो कितना निकलेगा, एक्स माइनस डी बाई 2, बनेगा कि नहीं, है ना। x माइनस डी बाई 2 का डिस्टेंस बन गया। बेटा एक बात देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, यहां तक x था, उसमें से ये डी बाई 2 माइनस होएगा तो x माइनस डी बाई 2 बना कि नहीं, है ना। ऐसे ही जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसके लिए x प्लस डी बाई 2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां से इन दोनों चीजों को मैं यूज करके AP की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं VP की वैल्यू निकालूं तो डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं, सीधा सीधा पाइथागोरस लगाया मैंने। अब इन दोनों को मैं माइनस कर लूं, अब मैं माइनस करूंगा तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्या बचे, डी बाई 2 की। तो अब डी बाई 2 की प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया है। बायनॉमियल थ्योरम में क्या होती है, अगर हमारे पास पावर फ्रैक्शन में है, जैसे a प्लस बी की पावर 1/n या a/b, कुछ भी ऐसा, मतलब एक काम करते हैं m/n है, तो क्या होता है, ये पावर डायरेक्टली इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास क्या बनता है, a प्लस m/n b, ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम लगता है।
नेगेटिव पावर के लिए भी यही खुलता है और फ्रैक्शन वाली पावर्स के लिए भी यही खुलता है। तो अगर मैं ये करूं तो एपी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी। एक काम करते हैं, इस अंडर रूट से पहले डी कॉमन निकाल लेते हैं। डी बाहर आया तो कितना निकला, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा बना। और पावर 1/2 थी, तो ये 1/2 बायनॉमियल थ्योरम की वजह से यहां मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। बात समझ में आई है। और सॉरी, इसके नीचे मैंने डी बाहर लिखा है तो यहां पे भी डी आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने डी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकाला तो वो अकेला डी पहुंच गया, और जो हमारे पास 1/2 था वो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली मैं अगर बीपी निकालूंगा उसके अंदर भी मैं डी बाहर निकाल देता हूं तो 1, बेटा अंडर रूट से बाहर निकाला ना, तो डी स्क्वायर जब रूट से बाहर, यहाँ पे ये ऐसे लिख लो तो ठीक है, वो डी स्क्वायर ही आना चाहिए था, वो होल स्क्वायर के चक्कर में मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ क्या आएगा, प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू होल बाई डी का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इन दोनों को अगर माइनस करता हूं आपस में, अगर माइनस करेंगे, कॉमन निकालेंगे, करा के, स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कर लोगे, सिर्फ इनको क्या करना है, माइनस करना है। स्टेप्स कॉमन लेके निकाल के जब हमारे पास बीपी माइनस एपी तुम निकालोगे तो अपने पास सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है बच्चा, वो एक्स डी बाई डी बच जाएगी। ठीक है, वो क्या बनेगी, एक्स डी बाई डी। क्लियर बात है ये। अब एक्स डी बाई डी से हमारे पास क्या आया, ये अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई है बीपी माइनस एपी की, अगर ये एक्स डी बाई डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होना, मुझे चाहिए कि वहां पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो एक्स डी बाई डी मस्ट बी इक्वल्स टू एन लेमडा, यही होना चाहिए। यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं कि किस डिस्टेंस पर वो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा और किस डिस्टेंस पे वो डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। क्लियर है ये वाली बात, पक्का। तो यहां से अगर तुम अब वैल्यू निकालोगे, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए ना किस तरीके से डिराइव हुआ है। तो हमारे पास फॉर ब्राइट फ्रिंज दैट इज मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, जो हमारे पास पाथ डिफरेंस निकला था, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एन लेमडा। एक्स डी बाई डी मस्ट बी इक्वल्स टू एन लेमडा, और एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी, वेयर एन इज एनी इंटीजर, है ना। यही होल नंबर रहेगा बेसिकली हमारे पास, या नेचुरल नंबर में डालेंगे, 0 से स्टार्ट होएगा, ये तो होल नंबर से लगा लो, 0 1 2 3 4। डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। क्लियर बात है ये। अब यहां पर अब देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है। जैसा हमने डिस्कस किया था जब टॉपिक शुरू किया हमने, मैंने कहा था सबसे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज कहां आएगी, हमने क्या माना था कि बीच में, है ना। हमने यही कहा था कि सबसे ज्यादा जो ब्राइट फ्रिंज आएगी वो यहां आएगी, मतलब सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज मान लो, और उसके हिसाब से फिर इधर उधर ब्राइट डार्क के स्टेप्स बननी शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा कह सकता हूं, बिल्कुल सेंटर पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करेगा, ब्राइट फ्रिंज आएगी इसकी। तो फॉर द फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एन नॉट की वैल्यू 0, एक्स नॉट आ गया हमारे पास 0, तो हमारे पास दैट इज एट सी। सी क्या हुआ हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका मैंने नाम नहीं रखा, यहां लिख लो, ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सी पॉइंट। ठीक बात। तो इस सी पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो हमारे पास फर्स्ट निकल के आएगा एक्स नॉट पर। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां निकलेगी, एन की वैल्यू 1 डाली, मतलब सेंटर के बाद जो अगली वाली निकलेगी सेकंड, x1 इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ये हमारे पास x1 डिस्टेंस आ गया, दैट इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फिर फॉर n इज इक्वल टू 2, x2 की वैल्यू 2 लेमडा डी बाई डी, ठीक है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। nth के लिए n लेमडा डी बाई डी, ये nth ब्राइट फ्रिंज निकली। सिंपल बात है बच्चे, पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना आर्यन, पक्का। अब जब हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, दैट इज मिनिमा की बात कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी मस्ट बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी, है ना, जो हमारे पास मिनिमम के लिए वैल्यू थी वो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल थी। हमने इक्वेट किया तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो x1 x डैश 1 लेमडा डी ओवर 2d, 2 डालेंगे तो 3 लेमडा डी बाई 2d, n डालेंगे तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 डी बाई 2। बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को इसमें स्टेप में तो दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक और हमें पता है बीच में क्या बन रही है, सेंट्रल ब्राइट।
सेंट्रल के बाद जो फर्स्ट बन रही है फिर सेकंड ब्राइट बन रही है, उनके बीच बीच में डार्क आ रही है। तो हमारे पास क्या हम बात करें, द डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर सिचुएटेड इन बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस एंड वाइस वर्सा। डार्क के बीच में ब्राइट फिट हो रही है, ब्राइट के बीच में डार्क फिट हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरनेट स्टेप्स बनती जा रही हैं इसी तरीके से, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अब दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डार्क के विड्थ है, दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो ब्राइट के विड्थ है, इसी तरीके से निकलेगा। तो मैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी दोनों की। The separation between the centers of the two consecutive bright fringe is the width of the dark fringe. That is, beta is equal to bright fringe क्या था, xn minus xn minus 1. xn की वैल्यू क्या थी, n lambda d by d. n minus 1 डालेंगे यहाँ पे तो n minus 1 lambda d by d. दोनों को माइनस किया तो lambda d by d आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई है, फ्रिंज विड्थ किसकी, डार्क की। दो ऑल्टरनेट जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव, बेसिकली ऑल्टरनेट क्या, दो कंसेक्यूटिव जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज थी उन दोनों को आपस में माइनस किया तो जो हमारे पास डिस्टेंस निकला ये कितना निकल गया, डार्क फ्रिंज की विड्थ। और ऐसे ही द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज द विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। तो बीटा डैश हमने मान लिया जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी xn डैश माइनस xn डैश माइनस 1। फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई 2 माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई 2। ये बात समझ में आ रही है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। तो ये कितने ये किसकी वैल्यू क्या निकल गई, लैम्डा डी बाई 2। जो ब्राइट की निकली थी वही डार्क की विड्थ आ गई। इसका मतलब क्या आया, बीटा एंड बीटा डैश इक्वल हैं विच आर इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, हेंस ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑफ इक्वल विड्थ। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें प्रूफ करने को दिया जाए कि प्रूफ करो कि वो फ्रिंज विड्थ बराबर हैं तो यही पूरा लगेगा, ठीक है। पूरी डेरिवेशन ना है लेकिन स्पेशल केस की तरह इसको दिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, वैल्यूज याद होंगी तो आता होगा। व्हेन वी यूज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, अभी तक हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, जो भी कोहेरेंट सोर्स है वहां से लाइट कौन सी आ रही थी, मोनोक्रोमैटिक। अब हम मोनोक्रोमैटिक नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या, सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा आएगा तो जो इंटरफेरेंस आएगी वो कलर्ड आएंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे, जो फ्रिंजेस बनेंगे वो कलर्ड फ्रिंजेस में डिवाइड हो जाएगा। हाउएवर द सेंटर ऑफ द कलर्ड पैटर्न विल बी व्हाइट। जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगी सबसे ज्यादा जो ब्राइट बनेगी वो व्हाइट ही आएगी, सारों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अदरवाइज साइड साइड में क्या होंगे, अगर इसको इमेजिन भी करके देखो ना तो कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनता है हमेशा जब भी बनता है, बीच में बिल्कुल ब्राइट डॉट और उसके आसपास फिर कलर्स की फॉर्म में ऐसे स्ट्रिप्स बनती चली जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे अब एक और डिफरेंस रहेगा, ये जो स्ट्रिप्स बनने की मैं बात कर रहा हूं या फ्रिंजेस बनने की बात कर रहा हूं, व्हाइट लाइट के केस में सबकी जो विड्थ होगी फ्रिंज विड्थ वो सेम नहीं रहेगी, मोनोक्रोमैटिक में सेम रहेगी क्योंकि मोनोक्रोमैटिक में वेवलेंथ सेम थी। लेकिन व्हाइट लाइट के केस में हमारे पास हर पोर्शन की वेवलेंथ अलग रहेगी। रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वॉयलेट की बहुत कम है, और हमने अभी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखा है लैम्डा डी बाई डी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ उसकी उतनी ही ज्यादा। तो हमारे पास यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से सब बहुत ज्यादा है, तो फ्रिंज विड्थ भी जो रेड की रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। क्लियर है। तो रेड फ्रिंज विल बी वाइडर कंपेयर टू वॉयलेट फ्रिंज। डन है बच्चे, क्लियर है ये वाली बात, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक बच्चा, फ्रिंज शिफ्ट। अब फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, देखो फ्रिंज शिफ्ट के अंदर हम सिंपल एक काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास लाइट आ रही थी, मान लो यहीं से लगा लो, ये लाइट सोर्स से इधर दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट आ रही थी और कहीं एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा था। अगर मैं इसके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं, किसी एक पाथ के बीच में अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूंगा और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अदर देन एयर और अदर देन वैक्यूम, तो क्या करेगा वो उस लाइट को बेंड करा देगा, उसका पाथ चेंज कर देगा। अगर यहां से जाने वाली लाइट बेंड होके कहीं और जाएगी तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न भी किसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। अगर हम किसी मीडियम को किसी बीच में हम क्या कर रहे हैं, इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम
sheet of refractive index mu and thickness t is introduced in one of the path of the interfering waves, the optical path length will become mu time t. ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो गया, म्यू टाइम टी. टी हमारे पास थिकनेस आ गई है इंस्टेड ऑफ टी, एंड इंक्रीजेस बाय म्यू माइनस 1 टाइम्स टी. क्लियर है? देखो ऐसा कर रहे हैं बस. अगर यहाँ S1 और S2 से आ रही थी लाइट, यहाँ के इंटरफेस हो रहा था उनका इंटरफेरेंस. अब अगर मैंने एक टी थिकनेस का कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसने लाइट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया होगा. ठीक है, तो इनका इंटरफेरेंस जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी वो वाई नॉट के डिस्टेंस पे आ गई है. क्लियर बात है? और वाई नॉट का जो शिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम टी. डन. ऐसे ही नीचे की साइड इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऊपर की तरफ वाई नॉट से शिफ्ट हो गए. क्लियर है? दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्रिंज शिफ्ट. तो हमारे पास होता क्या है, इफ प्रेजेंट पोजीशन ऑफ फ्रिंज is d by d lambda x, new position is equal to y dash which is equal to d by d lambda x plus mu minus 1 into t. ठीक है, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, टी जो हमारे पास हमने मीडियम इंट्रोड्यूस किया उसकी थिकनेस आ गई. क्लियर बात है? तो जो लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंज आया है y नॉट इज इक्वल टू y डैश माइनस y विच इज इक्वल टू d by d mu minus 1 into t, एंड बीटा की वैल्यू लैम्डा d by d होती है, तो d by d इज इक्वल टू b by लैम्डा लिख सकते हैं. जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ था वो क्या थी, लैम्डा डी बाई डी. तो मैं यहाँ से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को मैं बीटा बाई लैम्डा की टर्म्स में लिख सकता हूँ. तो हमारे पास जो यहाँ फॉर्मूला डी बाई डी है उसकी जगह मैं बीटा बाई लैम्डा से अगर उसे रिप्लेस कर दूँ तो मेरे को एक और ये नया फॉर्मूला मिल जाता है. वाई नॉट इज इक्वल टू, ये वाई नॉट क्या है, फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू बीटा विच इज फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्डा विच इज वेवलेंथ ऑफ आवर लाइट टाइम्स म्यू माइनस 1 विच इज म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी थिकनेस ऑफ दैट मीडियम जो हमने बीच में फ्रिंज शिफ्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया था. क्लियर है ये बात? हाँ जी, बीटा फ्रिंज विड्थ. डन है? समझ में आ गया बच्चा, ये कंसेप्ट पता चल गया फ्रिंज शिफ्ट का. आर्यन पता चल रहा है, यूवल बच्चा. इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. अब डायफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ये बताता है कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी वो अपना पाथ चेंज कर लेती है. इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चा, डायफ्रैक्शन. इसको देखना जरा, यहां पर हमने एक डॉट रखा हुआ है. अगर मैं एक इसमें लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो जब हम लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके थ्रू इस टाइप का पैटर्न बनने का क्या लॉजिक है. ठीक है, एक और काम करते हैं, डायमीटर इसका और कम कर देता हूं तो दिख रहा है डायफ्रैक्शन पैटर्न में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है वो. ये अब इसका एग्जैक्टली है क्या लॉजिक, मैं अब देखो जैसे अगर कुछ अलग इमेज इंट्रोड्यूस कर रही है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसको अगर मैं समझाऊं तुम्हें, एक और काम करते हैं, एक दो और एग्जांपल रखते हैं, अभी दिखाता हूं तुम्हें. जैसे अगर मैं इसके आगे एक बार ना डायफ्रैक्शन समझाने के लिए मैं वेव वाले कंसेप्ट के अंदर ही स्लिट्स वाला कंसेप्ट समझा रहा हूं. इस पे समझना, यहां से डायफ्रैक्शन के पैटर्न को मैं समझाता हूं. ये हमारे पास स्लिट्स हैं, दिख रही हैं. ये हमारे पास सोर्स आ गया, वाटर वेव लगा लो या कोई भी सोर्स लगा लो जहां से लाइट जनरेट हो रही है या कोई वेव जनरेट हो रही है. वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो रिपल्स की फॉर्म में हो सकती है, जैसा भी. तो फिलहाल अगर इसके अंदर मैं इन स्लिट्स को और थोड़ा सा क्लोज ले आता हूं, बिल्कुल ठीक है. अब यहां से अगर लाइट जाए, तुम्हारे हिसाब से सिंपल सोचो, अगर यहां से लाइट जाएगी तो कैसे जानी चाहिए, बिल्कुल इसके पीछे की साइड इस पॉइंट पे लाइट पहुंचनी चाहिए. कितना, जितना ये डिस्टेंस है बिल्कुल इतना ही पहुंचना चाहिए कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता नहीं है. अगर मैं यहां से वेव्स भेजता हूं तो ये जो वेव्स हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है. होता है कि नहीं? कभी ये अगर नोटिस भी करो तो बहुत सिंपल तरीका ही है, तो कोई बड़ा काम है ही नहीं. एक बॉक्स लो, बॉक्स के अंदर एक बल्ब लगा देते हैं और उस बॉक्स के अंदर जब तुमने एक बल्ब लगाया तो एक साइड में बहुत छोटा सा छेद कर देना. उस छेद को अगर मैं यहां रख देता हूं तो उसी के थ्रू वो सोर्स की तरह काम करके लाइट को बाहर फैलाता है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा रही है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इधर और इधर में मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है. और ये जो फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल. ये कहां को आ रही है, लाइट आ रही है और हल्की हल्की इधर ऑब्स्टेकल्स की तरफ बेंड हो रही है, देयरबाय कवरिंग द शेडो. जो इसका शेडो वाला पार्ट होना चाहिए था यहां,
उसको खत्म कर रही है ये, है ना। तो शेडो वाले पार्ट को ये खत्म करती जाती है और ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल शेडो को ओवरकम करते हुए वहां पे लाइट फैला देती है। इस फिनोमेना को बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बट इट बेंड्स अलोंग द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब यहां पे अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, मान लो कि ये बहुत पतला सा एक मतलब कुछ रिफिल लगा लो, रिफिल से भी पतला हेयर लाइक स्ट्रिंग है। अगर ये तुम लाइट के आगे रखोगे तो इसके बिल्कुल इसके थिकनेस के बराबर की शेडो बननी चाहिए, लेकिन जब हम लाइट के आगे रखते हैं और लाइट सोर्स इसके बिल्कुल यहां बीच में है तो वो ना इसको ऐसे हल्का सा काट के निकलती है लाइट। ऐसे लगता है जैसे इसी के ज्योमेट्रिकल इसकी बॉडी में से लाइट निकल रही है। इसका एक बहुत खराब एग्जाम्पल है, वो एक्चुअल नहीं है, मतलब वो ऑब्वियसली मैं रीजन भी बताऊंगा कि वो गलत क्यों है। जैसे हम मूवीज में देखते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में ज्यादा होता है, हीरो की एंट्री होती है, पीछे बड़ा सा सूरज उग रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, पीछे बहुत ब्राइट लाइट होती है, तो ऐसे लगता है उसी की बॉडी में से वो शेडोज निकल मतलब वो लाइट निकल रही होती है। वो उसकी आउटर एज ग्लो होती हुई क्यों दिखती है? क्योंकि लाइट आएगी उसके बाउंड्री जो आउटर एज है उस पे कर्व हो जाती है, तो वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेडो को खा जाती है और ज्योमेट्रिकल शेडो की तरफ बेंड होने की वजह से ऐसे लगता है उसकी आउटर बाउंड्री से लाइट निकल रही है। अब ये खराब एग्जाम्पल क्यों था? क्योंकि ऐसे केस में जब मैंने ये पेन वाला एग्जाम्पल दिया तो मैंने क्या बोला, बहुत पतला होना चाहिए पेन। क्यों? अब इस डायफ्रेक्शन के पैटर्न को ऑब्जर्व करो और मैं उस क्यों का आंसर देता हूं। इसमें जब मैं स्लिट्स की विड्थ कम करता जा रहा हूं, अब देखो ये जो स्लिट के बीच का जो ये गैप था ये जितना कम होता जा रहा है उतना ही ये बेंडिंग कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो गई है। अगर मैं इसको जितना ज्यादा मिनिमम करता जा रहा हूं उतना ही देखो लाइट का फैलना इधर उधर ज्यादा हो रहा है कि नहीं। ये जो विड्थ है, ये जो स्लिट्स के बीच में गैप है, अपर्चर है ये छोटा सा, इसका डायमीटर अगर जितना ज्यादा कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव होगा उतना डायफ्रेक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। जितना अगर इसका गैप वेवलेंथ के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा तो उतना ही डायफ्रेक्शन कम होगा। ये बात समझ में आई है? सिमिलरली जैसे अब मैं यहां पे इस ऑब्स्टेकल की बात कर रहा हूं लाइट के आगे, अगर इसकी जो ये डायमीटर आएगी, इसकी जो ये थिकनेस आ रही है, ये आने वाली लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी जितनी ज्यादा, उतना डायफ्रेक्शन का फिनोमेना हमें ज्यादा क्लियरली दिखेगा। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई है डायफ्रेक्शन क्या है? अब डायफ्रेक्शन को हम क्या पढ़ रहे हैं देखो जरा। डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट is the phenomena of bending of light around the corners of an obstacle or aperture in the path of light. On an account of this bending, light penetrate into the geometrical shadow of the obstacle and the light thus deviates from its linear path. क्लियर बात है ये हमने अभी यही नोटिस किया कि जो लाइट अगर आ रही है वो लाइट यहां से आते हुए सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपर्चर के अलोंग यहां पे बेंड हो जाती है और इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो को कवर कर लेती है। ठीक है, अब इस केस में अगर हमारे पास ये जो गैप है ये वेवलेंथ से ज्यादा है तो दिख रहा है डायफ्रेक्शन काफी कम है, लेकिन अगर ये इक्वल टू वेवलेंथ है तो काफी ज्यादा है, और अगर वेवलेंथ से भी कम है ये वाला अपर्चर का गैप तो डायफ्रेक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हमें दिखेगा। क्लियर है ये? the deviation becomes more pronounced when the dimensions of the aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of the light, and the diffraction is more pronounced when the slit width is smaller than the wavelength. Sorted hai bacha? According to Frenzel, diffraction occurs on an account of mutual interference of secondary wavelets starting from the portion of the wavefront which are not blocked by the obstacle or from portion of the wavefront which are allowed to pass through the aperture. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब कहानी आती है ऐसा होता क्यों है भाई? हमने पढ़ा है बचपन से लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी हो गई अब, है ना। यहाँ का तो मीनिंग ही बदल गया अब यहाँ से, कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अपर्चर से भेजेंगे तो वो तो सीधी ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन अब वो बेंड क्यों हो रही है? तो ये लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ के अंदर वेरिएशन क्यों आई है? क्योंकि अब यहाँ लाइट रे की तरह नहीं, पूरी एक वेव की तरह बिहेव कर रही है। अब जब वेव की तरह बिहेव कर रही है तो यहाँ पे एक वर्ड आता था वेव फ्रंट, जहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। वेव फ्रंट के अंदर हमने पढ़ा था कि वेव फ्रंट के अंदर ही फ्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली
हर पॉइंट पे जो वेव फ्रंट है वो सोर्स की तरह काम करके सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करता है। अब जब एक अपर्चर में से लाइट निकल के गई है, तो जो लाइट इस गैप में से निकल के आगे चली गई है, जो लाइट इस गैप में से निकल के आगे जा रही है, ये लाइट यहां पर सोर्स की तरह काम करके एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करना शुरू कर देता है। और इधर से आने वाली लाइट और इधर से आने वाली लाइट, इनका इंटरफेरेंस जो होता है वो एक नया पैटर्न देता है, जिसकी वजह से ये डाइफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया डाइफ्रेक्शन। डाइफ्रेक्शन ऑफ अ लाइट बाय सिंगल स्लिट। देखो फिर वही कहानी है भाई, ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है डाइफ्रेक्शन की। अब इसमें हम क्या करें, सिंगल स्लिट से डाइफ्रेक्शन करा रहा हूं मैं। अब सिंगल स्लिट का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसा हमने अभी मतलब वो करके भी देखा था, विजुअलाइज करने के लिए देखा था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, द डाइफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग ऑल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड। अगर तुम उस पैटर्न पे ध्यान दो जो हमने अभी देखा था, उसमें इसी तरीके से था। जब यहां से लाइट आ रही है तो देखो एक डार्क और एक ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे चल रहा है, और ऑल्टरनेट तरीके से चल रहा है। और जो सेंटर वाला वो ज्यादा ब्राइट है, दूर दूर जाते जाओगे तो थोड़ा सा वो लाइट होता जा रहा है। इसी तरीके से ये पैटर्न चल रहा है हमारे पास, है ना। तो सेंटर वाला अगर इसको मतलब सामने स्क्रीन पे से देखेंगे तो वो सर्कल्स की तरह दिखेगा हमें। तो सेंटर वाला ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, लेकिन अब ब्राइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी धीरे धीरे, समझ रहे हो। इसको अगर तुम बना के भी देखना चाहो तो बहुत छोटा सा होल करके एक बॉक्स के अंदर, जो मैं बल्ब वाला एग्जांपल देख रहा बोल रहा हूँ, उसको बंद कमरे में किसी स्क्रीन के आगे रखना, तो वहां तुम्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। जो सेंटर वाला बनेगा वो ज्यादा ब्राइट बनेगा, उसके बाद वो कंसेंट्रिक फ्रिंजेस आएंगे सर्कल के शेप में, और धीरे धीरे वो ब्राइटनेस कम होती जाएगी। क्लियर है ये? अब इसी को हम कैसे देख रहे हैं, यहां देखो एक बार, इस डायग्राम को समझना क्या कर रहे हैं। यहां पे, यहां से सोर्स है, सोर्स से लाइट हर तरफ फैल रही थी। मैंने पहले क्या किया, यहां लगा दिया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक काम है कि जो डाइवर्ज होती हुई लाइट थी उसको पैरेलल बीम की तरह भेज दें हम। क्लियर है? अब ये हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट चली गई, तो इसका सिर्फ यही काम था। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से स्लिट को क्रॉस करके निकल गई। अगर हम जेन्युइन बात करें तो ये सारी सीधी आके इधर आके टकरानी चाहिए थी, है ना, पूरा बस इतना ब्राइट होना चाहिए था। लेकिन हमें पता है डाइफ्रेक्शन का फिनोमेना है, तो वो लाइट इधर उधर हर तरफ बेंड होके ऐसे करके पूरी स्क्रीन पे फैलेगी। तो हमने क्या कहा, अगर यहां से किसी एक पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट है, इससे एक्स डिस्टेंस के पॉइंट पर अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पर क्या हो रहा था, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स थी उनके इंटरफेरेंस से डाइफ्रेक्शन का फिनोमेना था। तो यहां पे ये लाइट आके इंटरफेरेंस का पैटर्न फॉलो करके यहां पे हम देखेंगे कि वो ब्राइट बनाएगा या डार्क बनाएगा। यहां जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी, उसका जो वेव फ्रंट था सीधा जा रहा था, वो कितने एंगल पे शिफ्ट हो गया, थीटा एंगल पे। तो ये लाइट थीटा एंगल पे हमने यहां वापस से कन्वेक्स लेंस का काम किया, वो पूरी लाइट को एक सिंगल पॉइंट की तरह हमने कन्वर्ज करा दिया। क्लियर है? डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर तुम देखो, हमारे पास जो बी एन है, ये जो डिस्टेंस है, ये बी एन दिख रहा है, ये जो बी एन है हमारे पास, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल पे ये पूरी लाइट शिफ्ट होती हुई थी, उतने ही एंगल पे फ्रंट, जो अपना वेव फ्रंट है वो शिफ्ट हुआ होगा, है ना। राइट एंगल पे है वेव फ्रंट बिल्कुल वेव्स के, तो जितनी पे ये वेव शिफ्ट होएगा उतनी पे ही हमारा वेव फ्रंट शिफ्ट होएगा। तो अगर ये थीटा के एंगल पे ऊपर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे भी थीटा का एंगल आया। इस ट्रायंगल में अगर मैं बी एन की वैल्यू निकालूं तो बी एन क्या निकलेगा, ए बी साइन थीटा, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, तो बी एन की वैल्यू ए बी साइन थीटा आ गई हमारे पास। अब ये जो बी एन आया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, एन एच सेकेंडरी मिनिमा के लिए देखो, बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन जनरल एन एच सेकेंडरी मिनिमम, दैट इज पाथ डिफरेंस is a sin theta n which is equal to n lambda, and sin theta n की वैल्यू n lambda by d हमने लिख दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमें जरूरी मतलब बेसिकली याद रखना है। इसकी कोई डेरिवेशन में दिख रहा होगा, कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है कि पाथ डिफरेंस जो निकलेगा दोनों का, इसका और इस वाली का, जो पाथ डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, a sin theta n, एन लेमडा के इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाय ए। क्लियर है बच्चा ये? अब यहां पर पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा, बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा
3 lambda by 2. In general, for nth secondary maximum, a sin theta n is equal to 2n plus 1 lambda by 2. क्लियर है? मिनिमम के लिए किसके इक्वल होना चाहिए? वो n lambda के इक्वल, और मैक्सिमम के लिए 2n plus 1 lambda by 2 के इक्वल. ये फॉर्मूलाज हैं, ये हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए बिल्कुल. इन्हीं के बेसिस पे हमारा डायफ्रैक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिंज का मैक्सिमम ब्राइटनेस का हमें पता चलेगा. अब जब हम विड्थ की बात कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड. यही बनेगा ऐसा. जो सेंटर में बनेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट बनेगी, और इधर क्या होनी शुरू हो जाएंगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद डार्क लाइंस, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट. अब वो जो ब्राइटनेस और उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है. तो यहाँ ये दिखाया गया है. क्लियर है? तो हमारे पास a sin थीटा, हमने फर्स्ट वैल्यू n की वैल्यू 1 डाली. sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा को मैं x बाय f विद tan थीटा की तरह लिख सकता हूँ. x बाय d के इक्वल हुआ, x बाय d इज इक्वल टू लैम्डा बाय a, x की वैल्यू क्या निकल गई? d लैम्डा बाय a. तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम 2x के इक्वल होगी. विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम कितना होगा? इधर और इधर दोनों साइड होगा, तो ऊपर भी x और नीचे भी x, तो 2x के इक्वल हमारे पास रहेगी, एंड इट इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाय a और 2f लैम्डा बाय a. क्लियर है? ये हमने क्या बात करी बच्चे? x d को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू लैम्डा d बाय a लिखा था, x की वैल्यू d लैम्डा बाय a आया. यहाँ पर जब हम 2x के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सिर्फ यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दिया. क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है. और अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? x बाई एफ को मैं x बाई डी लिख सकता हूँ, है ना? तो वहां से मैं f की टर्म्स में उसे लिख के दिखा रहा हूँ. वहां पे बस जो कैपिटल D है उसकी जगह हमने f लिखा है. f क्यों लिखा है? f हमारे पास यहाँ पे ये जो लेंस का फोकल लेंथ होगा इस वाले के हिसाब से एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हम क्या मानेंगे कि वहां वो कन्वर्ज हो रही होगी. और जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि अगर इसको बहुत क्लोज रखते तो इसके फोकस पे ही एग्जैक्टली इमेज फॉर्म हो रही होती. तो बस इसलिए स्क्रीन वाला जो डिस्टेंस है वो f से रिप्लेस किया है कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से. डन है ये बात? अब एक टर्म है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ये कितना होता है? 2 थीटा. इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a. ये फॉर्मूला याद रखो बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर डलता है. 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a. अब 2 थीटा हमारे पास एंगल के लिए हो गया. सेंटर से अगर जो लाइन जा रही है हमारे पास, तो लैम्डा ऊपर भी बन रहा है, लैम्डा नीचे को भी बनेगा. तो जो ब्राइट फ्रिंज आएगी वो ऐसे करके इस पूरे 2x के एरिया में बनेगा, है ना? जो सेंटर ब्राइट बनेगा पूरा वो एक सर्कल की उसमें बनेगा फॉर्म में. तो डायमीटर बनेगा पूरा 2x. उसके लिए जो हमारे पास पूरा एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है बच्चा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. x नहीं होगा बेटा, रेडियस हुआ ना x, तो फिर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, तो x रेडियस के हिसाब से सर्कल घुमा, है ना? ये बात समझ में आ गई है? तो हमारे पास जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला है 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a. डन है? अब आता है बच्चे हमारे पास लास्ट टॉपिक, पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन क्या है? सुनो, देखो पोलराइजेशन के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से हम बात करते हैं. पोलराइजेशन सिंपल सा एक फिनोमेना क्या. अगर हम लाइट की बात करें, मान लो मैं एक स्ट्रिंग से, ये प्रॉपर मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिखा हुआ है, मतलब कॉपी किया हुआ है एनसीईआरटी की बुक, कोई कुछ अलग नहीं है. तो मैं इसका एक बार जिस्ट समझाता हूँ होता क्या है. पोलराइजेशन का मतलब एग्जैक्टली पहले समझाता हूँ. तुमने पोलराइजर्स देखे हुए, पोलरॉइड्स देखे हुए कभी? कोई अगर नेक्स्ट टाइम किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाएगा जहां पर मतलब चश्मे वगैरह बनाते हैं, जो फैंसी चश्मे भी बनाते हैं, ब्लैक वाले होते हैं, फोटोक्रोमैटिक होते हैं डॉल, वहां पे देखा, उनको बोला पोलरॉइड्स दिखा दो. उनके पास पोलरॉइड ग्लासेस होते हैं, ठीक है? कुछ अलग नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है कि अलग तरीके से कुछ होगा. मेरे पास ये हैं, ये पोलरॉइड्स ही हैं. तो ना ये नॉर्मल है, दिखने में सिंपल है ये, लेकिन ये पोलरॉइड ग्लासेस हैं. अब इसका डिफरेंस कैसे है? मैं मतलब एक बार जाऊंगा तो किसी ऑप्टिकल शॉप पे जाकर मैं वीडियो बना के ले आऊंगा. वैसे मेरे पास एक पड़ी है, मैं दिखा भी दूंगा. तो उसके अंदर क्या है ना, इनका सिंपल एक काम है, ये पोलराइज्ड लाइट को ही डिटेक्ट कर रहे हैं, किसी एक सर्टेन एंगल की लाइट को डिटेक्ट करते हैं. पोलराइजर का मतलब ही है. अब ये कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं, मेरी बात समझना. सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूं, फिर उसके बाद ये जो एनसीईआरटी की लाइन बुकिश लैंग्वेज है उसको ब्रीफ करूंगा. मान लो लाइट है, यहाँ पे बल्ब है. अब वो बल्ब से जो लाइट जनरेट हो रही है वो कैसे जनरेट हो रही है? वो तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, हर तरफ फैल रही है, हर तरीके से वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं. अब मैं उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स में से सिर्फ एक डायरेक्शन को अलाउ करूं आगे जाना.
मतलब देखो जो पार्टिकल्स इधर इधर हिल रहे हैं, अगर मैंने यहां ये क्या लगा दिया, ये पोलराइजर लगाया, पोलराइड नहीं पोलराइजर, ये क्या करेगा, जो पार्टिकल्स इस तरीके से आ रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, इस तरीके से आ रहे हैं इस तरीके से नहीं निकलेंगे, वो कौन से निकलेंगे, सिर्फ ये, है ना, जो यहां से बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाए। सिर्फ एक सर्टेन डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल्स अलाउ हुए। अब ये जो लाइट है ये हर तरफ फैलने वाली, हर तरफ वाइब्रेट होने वाली, जिसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में नहीं मूव करें, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने वाले और सर्टेन डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स हुए कि नहीं। एग्जैक्टली एक रस्सी का एग्जांपल समझो, तुम्हारे हाथ में रस्सी है, मैंने यहां से पकड़ी, मैं एक झटका मार रहा हूं, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स कहां वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, सिर्फ एक सर्टेन डायरेक्शन में, और वेव सिर्फ आगे की तरफ, क्या इधर इधर जा रहे हैं। अगर मान लो ये रस्सी साइमल्टेनियसली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर हर तरफ वाइब्रेट हो रही होती और मैं उसको सिर्फ इसमें से अलाउ करता, तो सिर्फ एक ही तरह की वेव थी जो इस पार्ट में से क्रॉस करती। उस सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन वाली वेव को, लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है। अब उसका अगर तुम उसमें भी याद करो, जब हम केमिस्ट्री के अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी पढ़ते हैं तो हम इसी पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने के बारे में बात करते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन में से भेजते हो तो वो सॉल्यूशन इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डेक्स्ट्रो और लेवो करते थे। क्लियर है। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसको डिटेक्ट कैसे करें, देखो अब पोलराइजर्स का काम क्या है, पोलराइड्स का काम क्या है। पोलराइड्स बेसिकली क्या है, हमारे पास नॉर्मल प्लास्टिक शीट्स भी होती हैं जिनके थ्रू अगर तुम लाइट को देखोगे तो वो क्या करेगी, नॉर्मल व्हाइट लाइट है, अब पोलराइजर के थ्रू तुमने देखा, वो क्या कर रहा है, उसकी ब्राइटनेस को आधा कर दिया उसने, आधे से भी काफी कम। क्यों, वो उस सारी लाइट में से कुछ सेलेक्टिव लाइट को ही आगे जाने दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक पोलराइजर शीट, ठीक, मेरे साथ इमेजिन करना बच्चे, मेरे हाथ में एक पोलराइजर शीट है, लाइट उसमें से जा रही है, तो तुम तक कितनी पहुंचेगी। पोलराइजर क्या है, जो सिर्फ एक सर्टेन तरह की लाइट पहुंचने देगा, तो बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट तुम तक पहुंच रही है। अब मैंने दूसरा पोलराइजर उठाया और उसके ऊपर रख दिया, ये भी सेम प्रॉपर्टी वाला था, बिल्कुल ऐसा ही, तो अभी भी तुम्हें इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मैं अगर इसे ऐसे घुमा दूं, मतलब ऐसे जाने वाली लाइट के आगे, जब तक ऐसे था ठीक है, मैं इसे घुमा दूंगा तो तुम्हें बिल्कुल डार्क दिखेगा कि नहीं, क्योंकि अब जो पोलराइज्ड लाइट थी उसके आगे अगर मैंने दूसरा पोलराइजर या पोलराइड 90 डिग्री पे रख दिया, वो पूरे तरीके से लाइट को ब्लॉक करेगा और तुम्हें सच में वहां पर बिल्कुल डार्क ही दिखेगा। उस पोलराइजर जो ट्रांसपेरेंट शीट दिख रही है अदरवाइज, वो उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही मैंने एक पोलराइजर रखा और उसके पीछे दूसरा पोलराइजर रखा, तो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में तुम्हें पूरी उतनी इंटेंसिटी दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसे 90 डिग्री पे घुमा दूंगा तो पूरे तरीके से ब्लॉक कर देगा लाइट को। क्लियर है। तो इस लाइट को हम क्या कहते हैं बच्चे, पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ गई है। तो हमारे पास अगर जो मान लो मैं एक वेव को रिप्रेजेंट भी करता हूं, तो y ऑफ xt इज इक्वल टू a sin x माइनस ओमेगा टी। तो y ऑफ xt का मतलब यहाँ पे क्या है, a हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, ओमेगा आ गया 2 पाई न्यू, रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसके अंदर जो हमारे पास ये वेव है, ये बेसिकली किस प्लेन के अंदर, एक सर्टेन xy प्लेन के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है और एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पार्टिकल, सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने रस्सी वाला भी एग्जांपल दिया था कि मैं अगर ऐसे मूव कर रहा हूं उसे, तो मान लो xy प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, अगर मैं रस्सी को ऐसे मूव करता तो yz प्लेन के अंदर मूव करता, तो उसको मैं इस तरीके से zxt के साथ रिप्रेजेंट कर देता। क्लियर बात है। ये दोनों के दोनों पोलराइजेशन के ही एग्जांपल हैं। और इसी के अंदर एक और है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है बच्चे, वो है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को, ये जो फॉर्मूला है ये मैलिस लॉ होता है बच्चा। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, जब हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं थीटा एंगल पे, तो इंटेंसिटी I नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। क्लियर बात है ये। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे यही है कि अगर जो दोनों पोलराइजर्स को हमने सेम रखा है, P1 और P2 को, तो लाइट प्रॉपर आ रही है। किसी एंगल पे अगर मैंने रोटेट किया थीटा एंगल पे, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, और पूरे तरीके से अगर 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो वो बिल्कुल डार्क हो गया, क्योंकि 100% तरीके से उसने लाइट को ब्लॉक कर दिया। समझ में आई ये बात, पक्का। ये इसी के साथ हमारा पोलराइजेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, और थ्योरेटिकली अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चे, वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। मेरी बात सुनो बच्चा, इस चैप्टर को करते हुए जो फॉर्मूला शीट है बहुत ध्यान से बनाना, किसी भी डेरिवेशन को इसलिए मत छोड़ना कि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला शीट समझ के बनाना स्पेशल केसेस के साथ।
उसी के साथ ये क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ मिलते हैं।